स्टार्ट। सर क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें जानना है, ये सब चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हुआ था आप लोग सब जानते हैं। सब पढ़ दिया आपने, सब पढ़ा हुआ है ना। यस सर, फोटो यस सर। इलेक्ट्रिक वाला बताया थे। ओके, तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कभी कभार थोड़ा सा कुछ अर्जेंटली काम पड़ जाता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, आज मैं इसको काफी अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। एक आपको अच्छे से फील आएगा कि वास्तव में आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए सर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सर आपने कल भी पढ़ा दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन आज भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैंने आपको बताया था बच्चों, कोई एक मेटल शीट है। इस मेटल शीट पे अगर कोई फोटो लाइट अगर इस पे टकराएगी, फोटो लाइट के जैसे ही टकराने से मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का उस मेटल शीट से बाहर निकलना, उसी को बोला जाता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या। तो जब फोटो लाइट मेटल पे पड़ रहा है और मेटल से सर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो इस तरीके से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो लाइट की वजह से हो रहा है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों फोटो लाइट की वजह से हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आए रे समझ में, बोलो रे बच्चों हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओके, तो सर मैंने आपको बताया बच्चों कि सर जैसे आप लाइट को जो है करस्पॉन्डिंग मेटल पे स्ट्राइक कराओगे, तो उसके बाद वहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सर ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है ना, ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे, बोलो। समझे या नहीं समझे, बोलो। यस सर। हाँ सर। ओके, सर इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है ना। तो देखो, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाई डज इट अकर्स। बेसिकली ये क्या होता है, क्यों ये पाया जाता है, मैंने आपको बताया था बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे मेटल पे टकरा रहा है और जैसे ही ये मेटल पे टकराएगा और टकराने के बाद आप ये जानते हो कि सर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉनों का जो इजेक्शन है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को कोई बात अगर कहनी है तो बोलो। ओके सर, सबको क्लियर है। चलिए बच्चों, आइए नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए इस डायग्राम को देखिए, इस फिगर को देखिएगा बच्चों। इसमें क्या बताया गया है, ये कोई इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का मतलब होता है टकराने वाली लाइट है। ये कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अंदर अपने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। दिख रहा होगा शायद सभी बच्चों को। सर ये इस पे टकराएंगे और टकराने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ना, तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं सर, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन एक बात और बता देता हूं, ये बात जरूरी नहीं कि, अगर मैं एक बात बता देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट अगर ज्यादा है ना, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ, मैं यहाँ पे देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सर टकराने वाली लाइट की इंटेंसिटी बच्चों अगर ज्यादा है ना, टकराने वाली लाइट की इंटेंसिटी अगर ज्यादा है ना, देव पटेल अपना माइक बंद कर, देव पटेल माइक बंद कर भाई। अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बच्चों अगर ज्यादा है ना, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, सर फोटो इलेक्शन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखता हूँ।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सर आपने ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, 1 मिनट है। थोड़ा सा ऑटोमेटिकली पेन चल गया था, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं सर, जितनी तेजी से ये इंटेंसिटी होगी ना इंसिडेंट लाइट की, तो हम ये बोलेंगे बच्चों कि सर उतनी ही तेजी से क्या होगा, लाइट क्या होगा, बाहर नहीं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे एक बात बताइए, तो अब आप बोलेंगे क्या सारी की सारी लाइट क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे क्या, बताओ। सारी लाइट की जो एनर्जी होगी ना, क्या वो सारी की सारी एनर्जी जो है, मान के मुझे बताओ, क्या सारी की सारी एनर्जी जो है बच्चों क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगी क्या। देखो सपोज ये कोई नहीं मेटल सर। शीट है, देखो अब इस जरूरी मेटल नहीं है सर। अब इस मेटल शीट की एनर्जी मैंने कहा बच्चों, इसकी एनर्जी मैंने कहा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ऊपर से आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, वो मैंने कहा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सुन रहे हैं क्या, अरे सुन रहे हो सारे बच्चे, कान खोल के सुन रहे हो क्या। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, मैंने कहा sir. बच्चों ऊपर से आने वाली लाइट की एनर्जी जो है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मेटल की एनर्जी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा क्या, क्या यहाँ से No, इलेक्ट्रॉन sir. रिमूव होंगे क्या। बताओ रे, सोचो रे, दिमाग पे जोर डालो, जोर डालो नो बच्चों। सर। देखो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। देखो सर, जो ऊपर से आने वाली लाइट है ना, पहले तो वो इसके इलेक्ट्रॉनों को तोड़ेगी ना, तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, बताओ। अरे यस जब सर। इलेक्ट्रॉन टूटेगा तभी तो इजेक्शन होगा। तो सर इलेक्ट्रॉनों की, टोटल इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग का मतलब बधी हुई है, जो बधे हुए हैं, बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बच्चों आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 30 चाहिए, नहीं चाहिए, या 31 चाहिए, नहीं चाहिए, 30 अप्रोक्सीमेट यस सर 30 चाहिए, Yes. नहीं चाहिए। बोलो रे बच्चों, सब लोग बोलो रे। चाहिए सर। Yes, sir. रिपीट करो क्या, Yes, sir. रिपीट करो क्या बच्चों, बाल को रिपीट करो क्या, नो सर। Yes, sir. रिपीट करो क्या, बोलो किसको करो, निधि आपको करो। हाँ सर. ओके निधि, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बोला हूँ, जरा ध्यान से सुनो बेटा, जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जरा ध्यान से कान खोल के सुनने की जरूरत है। सपोज मैंने कहा बच्चों, आपको बोला कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, देखो सर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब मैंने आपको बोला बच्चों, सपोज इस मेटल की जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी, जिससे पूरे मेटल की बाइंडिंग एनर्जी का मतलब मेटल की एनर्जी है ना, हाँ. बाइंडिंग एनर्जी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना सर, ये 30 है। अब ऊपर से आप 25 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे, तब क्या इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होगा क्या, नहीं सर, क्योंकि सर आपको कम से कम 30 या 31, आपको एटलीस्ट 30 और 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सके, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके, तोड़ सके, जो इलेक्ट्रॉनों को तोड़ सके। तोड़ने के लिए तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, बताओ रे। आया समझ में, आप सबको क्लियर है, आया समझ में निधि। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब सर देखो 1 मिनट, अब बच्चों 1 मिनट, एक बात और देखो, एक बात और देखिए आप लोग। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, तो मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to ejection of electron,
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के इजेक्शन के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी या नहीं होगी? बताओ रे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के Yes, इजेक्शन के sir. लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। तो सर उस एनर्जी को एक नाम देते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या नाम बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना सर, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब कम से कम, सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें जरूरत होगी। समझ रहे हैं ना? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। हमारे टकराने इंसिडेंट लाइट की एनर्जी थ्रेशोल्ड से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, करीब करीब। तो तभी हम ये बोलेंगे सर कि अमाउंट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भी अदरवाइज बच्चों पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई डाउट अगर यहाँ तक है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है बच्चों, तो आप मुझे बताइए, बोलिए। सर आपने 30 किसका बोला? 30? मैंने कहा मेटल सरफेस, इस मेटल का मैंने कहा सपोज 30 है सर, सपोज इसका 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, ठीक है ना? और अब मैंने कहा ये एनर्जी 25 आ रही है, तो क्या 25 इसके इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सकती है क्या? नहीं 31 चाहिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर हर मेटल में ये इफेक्ट दिखता है? सारे मेटल में दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ, आगे बढ़ो। सर जो ये लाइट आ रही है और उसमें जो वो फोटॉन्स के फॉर्म में आती है ना, तो सर वो फोटॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी समझा रहा हूँ, रुक जा। तो सर लेबोरेटरी में जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल हुआ था सर, जो प्रैक्टिकल हमारे इस लेबोरेटरी में किया गया था, ठीक है ना? तो ये जो प्रैक्टिकल था बच्चों, वो किस बेस पे था? अब लेबोरेटरी में तो यार कोई मेटल वाला नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आप पहले भी से भी पढ़े हुए हैं इसके बारे में, ठीक है ना सर? ये क्या है यहाँ पे सर? ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ से इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ से जो है स्लाइड को टकराया। ये कोई मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, या तो आप यहाँ से लाइट को चालू कर दो या यहाँ से बैटरी से चालू कर दो। दोनों प्रोसीजर में इन्होंने बताया, लेकिन बोला कि या तो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी चालू करो या आप लाइट से चालू। तो बोला कि लाइट से, जो फोटो लाइट है ना, उससे ज्यादा ये इफेक्ट, ये काम जो है ज्यादा इफेक्टिव हो रहा था कंपैरिजन टू द बैटरी। बैटरी के कंपैरिजन में बच्चों फोटो लाइट वाला जो इफेक्ट था ज्यादा इफेक्टिव था, तो इसलिए उन्होंने इसको प्रेफर किया। तो यहाँ से देखो, अब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना तो दिखेगा नहीं ना, तो यहाँ पे उन्होंने कोई डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर का मतलब जो चेक करेगा, ठीक है ना? अब डिटेक्टर लगाया तो जैसे लाइट टकराई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, तो डिटेक्टर में मेजर किया तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे बाहर। समझ रहे हो क्या? तो ये जब सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे बच्चों, तो यही जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो लाइट जा रही है यहाँ। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सर, और ये फोटो लाइट यहाँ से बाहर जा रही है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत आ रही है, क्लियर हुई रहे यहाँ तक? क्लियर हुई यहाँ तक बात? ओके सर जी। सर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में डिस्चार्ज ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब ही क्यों लेते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअली क्या है ना, डिस्चार्ज ट्यूब से एक फायदा ये होता है, अगर इसके अंदर आपने कोई गैस भरी है ना, तो वो लीकेज नहीं होती है। जब आप लीकेज कराना चाहते हैं वैक्यूम पंप से, वैक्यूम चैम्बर से, तभी वो लीकेज होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके अंदर कोई हलचल दिखेगी ना, डिस्चार्ज का मतलब ग्लास की बनी हुई ट्यूब, तो कोई हलचल, अगर कुछ काम दिखेगा, कुछ इधर उधर कुछ दिखेगा, तो आपको डायरेक्टली दिख सकता है इसके अंदर से। समझ रहे हो? अब तीसरी बात, अगर इसके अंदर ब्लास्ट होने वाला होगा ना, तो ग्लास का बना हुआ ट्यूब जल्दी से फट जाएगा। अगर आप किसी मेटल का शीट लेंगे, मेटल का बर्तन लेंगे, तो क्या मेटल वाला इतनी आसानी से ब्लास्ट कर सकता है क्या? नहीं करेगा ना।
आप No, किसी के ब्लास्टिंग एक्सप्लोजिव नेचर को जानेंगे तो डिस्चार्ज ट्यूब से एकदम से पता लग जाएगा, इसके अंदर काफी ज्यादा गैस बनेगी तो आप एकदम से समझ जाएंगे। अब आप अगर इसको बिल्कुल जो है ऐसा लेते जो बिल्कुल दिखेगा नहीं अंदर और उस तरीके से लेते तो आपको पता ही नहीं लगता। आया समझ में? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। तो सर ये प्लास्टिक से बना हुआ होता है या फिर कोई स्पेसिफिक मटेरियल्स है? ग्लास से बना होता है यार। ओके। तो सर इधर देखो बच्चों, सर इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकले थे। सर ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था तो सर इसके ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकले थे, ठीक है ना। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था सर। फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। प्रत्येक मेटल के लिए इस मेटल देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। मतलब ईच मेटल के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, जिससे नीचे हम ये बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पाया जाता है, जिससे नीचे हम ये बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पाया जाता है, वो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू नॉट या उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझे रहे? थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, ठीक है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दूसरी बात क्या बोला। दूसरी बात इसमें ये बोला कि इन्होंने कहा कि बच्चों यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जैसे ही इसमें फोटो लाइट स्ट्राइक करती है ना, तो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फोटो लाइट के स्ट्राइक करने के बाद और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। जैसे ही इस पे स्ट्राइक किया और झटाक से बाहर निकलना शुरू कर दिया, तूफान मचा देगा बिल्कुल बाहर निकलने के लिए जैसे ही टकराएगा। समझ में आई बात? सेकंड बात क्या बोली मैंने जी? सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बोला है ना, मतलब आपको ये बोला है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है ना, मान के चलो जिसके नीचे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पाया जाता है। मतलब जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना ई नॉट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एनर्जी जिस तरीके से थ्रेशोल्ड एनर्जी उसी तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू, और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब इस मेटल की फ्रीक्वेंसी जो है, जो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी थी ना, समझ रही हो बेटा? यस सर। वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम हुई ना, ऊपर से आने वाली लाइट अगर इससे कम हुई तो क्या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? बोलो यार, नो सर। सब लोग बोलो रे, सो गए क्या? तो सर ऊपर से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर कम है ना, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, जो कि मैंने यहाँ पे बता दी। तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर इज नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब आप देख रहे हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सपोज मैंने क्या बोला, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने कहा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज द न्यू नॉट। अब ऊपर से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी है मैंने कहा 25 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं न्यू नॉट इज द ग्रेटर देन न्यू। सो यहाँ पे क्या होगा? नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे क्या? वापिस समझाऊं सर ये पूरा पॉइंट? अरे मैंने कहा देख, इस मेटल की फ्रीक्वेंसी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसकी बाइंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है। अब ऊपर से आने वाली लाइट की 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये तो ज्यादा है ना। तो ये जब ज्यादा है तो यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या? नहीं होगा, No. नहीं होगा। तो सर जब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आई? बच्चों लाइट चली, एक सेकंड रुकिएगा, बहुत दिक्कत हो रही है।
आवाज आ रही क्या? Yes, sir. मैं थोड़ा सा ये बंद कर देता हूँ वीडियो, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, अब सही आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर इसको हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना? मैंने कहा बच्चों अगर जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ही नहीं। आइए सर सेकंड पॉइंट पे तो पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ देयर इंटेंसिटी, ठीक है ना? इंटेंसिटी पे डिपेंड्स नहीं करता है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? जितना फोटोन, जिस एनर्जी का फोटोन टकराएगा ना, जिस एनर्जी का फोटोन टकराएगा ना बच्चों, उसी इंटेंसिटी से जो है हम लोग बोलेंगे उस इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी उसी के उतनी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा वो, समझ रहे हैं क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली जो है हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फोटोन टकराएगा मेटल पे, जितना ज्यादा लाइट टकराएगी ना, उस लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा। समझे क्या? पर सर पहले तो आपने बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के प्रोपोर्शनल है। तो देखो मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना, जितना ज्यादा लाइट यहाँ से आएगी उतने फास्ट ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग है ना। एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ होगी यार? फोटो इलेक्ट्रिक तो ये हो गया कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितना लाइट यहाँ से टकराओगे उतना ज्यादा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना करेगी डिपेंड, करेगी क्या? नहीं सर, यही तो बात बोल रहा हूं। तो इसलिए इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे थोड़ा ना डिपेंड करेगी। तीसरा देखिए सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्राइकिंग रेडिएशन। जितनी ज्यादा रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे सर, जितनी ज्यादा रेडिएशन बच्चों स्ट्राइक करेंगे उतने ही ज्यादा मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे पर सेकेंड। नहीं समझे रे बालकू? एक बार आप ही समझाओ सर। सुनो यार, मैंने कहा जितना ज्यादा लाइट इस मेटल पे टकराएगा, जितना ज्यादा लाइट सर इस मेटल पे टकराएगा, जितनी ज्यादा लाइट बच्चों इस मेटल पे टकराएगा, आप मुझे एक बात बताइए खुद से, है ना? जितना ज्यादा लाइट सर इस मेटल पे टकराएगा, जितना ज्यादा लाइट इस पे टकराएगा उतना ज्यादा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं होगा? यहाँ पे होगा नहीं होगा? बोलो। होगा सर। तो यही तो बोला इस लाइन में, होगा। बट डजंट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस डिपेंड इस बात को कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का रिमूव होना इस बात पे कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइट दो और ज्यादा से ज्यादा रिमूवल होगा। ओके चलो आगे बढ़ता हूं मैं। सर हाँ, काइनेटिक एनर्जी अलग डिपेंड करती है और इलेक्ट्रॉन्स अलग है सर? अभी तो बताया था, एक बच्चे ने पूछा था। प्रॉब्लम यही तो है, तुम लोग समय समय पे सुनते ही नहीं है। अभी जो बच्चा पूछ रहा था कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा था। देखो मैंने आपको बताया बच्चों, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। फोटो इलेक्ट्रिक तो आपका जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे तो वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ आ गया। यही तो कह रहा हूं यार। ओके हाँ तो सर सर सॉरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे अब हमें मैक्स प्लैंक्स ने जो है एक क्वांटम थ्योरी दी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बच्चों मैक्स प्लैंक ने एक क्वांटम थ्योरी दी थी जिसका नाम है
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैक्स प्लैंक ने जो है बच्चों एक क्वांटम थ्योरी दी थी जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग different atom and metal can emit or absorb energy in discrete quantities only। इसमें ये बात बोला गया कि जो बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल हैं ये इमिट और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं एनर्जी को इन अलग अलग क्वांटिटी में ओनली, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन इमिटेड और एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। ये कह रहा है कि अगर ये कोई मेटल है ना, ये मेटल इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से कुछ एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भले ही, एब्जॉर्प्शन एंड, ये सब आपको लिखना है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फ्रॉम एटम एंड मॉलिक्यूल। From molecule takes place discontinuously in the form of quanta. Each quanta is known as photons। इसमें ये बोला है कोई भी मेटल एनर्जी को एब्जॉर्प्शन, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन हमेशा डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब अलग अलग क्वांटिटी या रुक एक के बाद रुक के, कभी कम कभी ज्यादा, कम कभी ज्यादा, कभी रुक रुक के, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम एंड मॉलिक्यूल। From atom and molecule takes place discontinuously in the form of quanta. Each quanta is known as the photons। जो कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन और इमिशन बच्चों ओनली ये एक डिसकंटिन्यूसली होता है क्वांटा के फॉर्म में, ठीक है ना। और ईच क्वांटा को क्या बोलते हैं हम लोग, ईच क्वांटा या पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, स्मॉल टीनी पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको बोले हैं, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा बोलते हैं और वही क्वांटा आपका फोटोन है। समझ में आई रे बात, बोलो। सर ये तो फिर क्वांटम क्या लिखा है सर? क्वांटम को ही क्वांटा बोला है यार। सर ये थ्योरी एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। मैंने कहा ना, सुनो यार, सुनो। यहाँ पे देखो, ये इस लाइन में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी मेटल, देखिए कोई भी मेटल या एटम जो भी है, सपोज ये कोई एटम या मॉलिक्यूल कोई भी है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा, तो ये कैसे करता है, ये ओनली जो है एनर्जी के छोटे छोटे स्मॉल पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, या छोटे छोटे स्मॉल पैकेट के फॉर्म में क्या करता है, इमिशन करता है। समझ रहे हैं ना। तो जब इमिशन करता है, क्या मेटल की एटम? अरे मेटल एटम से ही तो मेटल बना है, एटम मिलेंगे तभी तो मेटल बनेगा। ओके सर। तो सर तो मतलब ये जो फोटॉन्स होते हैं
वो मेटल के एटम को थोड़ी एनर्जी देते हैं जिससे मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। अरे भाई यार, कोई भी एटम से ही तो मेटल बना है, एटम से ही तो ये दुनिया बनी हुई है। हाँ तो सर मतलब ये फोटॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं। फोटोन क्या करता है, मेटल सरफेस पे जाता है, स्ट्राइक होता है, ठीक है ना। स्ट्राइक होने के बाद अंदर क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को तोड़ता है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो फिर वो मेटल पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो शाइनिंग करेगा, चमकेगा, शाइन करेगा, वो शाइनिंग करेगा ना। सर अगर इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ देगा तो फिर सर वो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा एटम का? क्यों होगा वो बच्चा अनस्टेबल, क्यों होगा? मेटल तो भाई हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मेटल तो स्टेबल होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो स्टेबिलिटी आएगी मेटल में। मेटल तो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। किसने कहा आपको ऐसा? ओके सर। मतलब सर ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो क्वांटम के फॉर्म में हाँ, एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। कहने का ओके मतलब ये है कि सर ये जो है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, और उसी क्वांटा को हम लोग फोटोन भी बोलते हैं। समझे ना, ये बात इस लाइन में बोली गई। क्लियर हुई हाँ हाँ बात? सर, पता चल सारे गया। एटम के हाँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो, अरे मतलब इजेक्ट हो जाएंगे तो मतलब बाद में क्या होगा फिर? बाद में कुछ नहीं होगा, वो तो एक प्रोसीजर है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ऑलरेडी जो है मेटल शाइनिंग होगा, मेटल की एनर्जी ऊपर जाएगी, और आगे पढ़ना है ना, एनर्जी आगे पढ़ेंगे ना। अभी कैसे बता सकता हूँ, बता यार सब कुछ अभी कैसे बताऊंगा? अभी तो एनर्जी के बारे में पढ़ना है, एटम्स की। वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो है उसकी एनर्जी में जो है क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, शाइनिंग होती है, शाइनिंग होने के बाद वो कलर देता है। अब ये सब मैं यहीं पे कैसे पढ़ाऊं, बता? नहीं सर, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मतलब लगातार ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट होते रहे तो मतलब उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो खत्म हो जाएंगे ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है अगर इजेक्ट होते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटल फिर से क्या कर लेगा, जैसे लाइट कम होगी तो अपने इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर खींच पे डोनेट कर लेगा। समझ रहे हैं? फिर खींच लेगा, फिर डोनेट कर लेगा, फिर खींच लेगा, फिर डोनेट कर लेगा। ऐसा इसके केस में होता है। और किसी को कोई बात बोलो। आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद मेटल खत्म हो जाएगा? अरे खत्म कैसे होगा यार, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या आपको दिख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ आपको दिखा क्या? नो सर। तो जब इलेक्ट्रॉन आपको No, दिखाई sir. नहीं तो खत्म कैसे होगा इलेक्ट्रॉन निकलने से? इलेक्ट्रॉन तो बस खाली जो है उसके अंदर का एक, हम बोलते हैं एक जो है चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है बस। अब चार्ज तो आपको दिखेगा, नॉर्मल लाइफ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। वो तो एक प्रैक्टिकली मेथड है, ऑब्जर्व लेबोरेटरी में ही दिखेगा उसका तो पूरा प्रोसीजर। आपके घर में इलेक्ट्रॉन पे जो है आप क्या करते हो, धूप में लगते हो, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलते हुए देखते हो क्या? किसी मेटल को बाहर रखोगे तो धूप में, बताओ, आपने देखा क्या कभी सर आज? अगर उस वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी में स्टोर कर दे, मतलब बैटरी में स्टोर कर दिया, तो मतलब कोई फर्क पड़ेगा? बैटरी में स्टोर कैसे कर सकते हैं, हम थोड़े ना कर पाएंगे। बैटरी में कैसे कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को स्टोर, क्यों करेंगे? ये तो स्टोर ही नहीं होगा वो। इलेक्ट्रॉन स्टोर कैसे कर सकते हैं? कोई मेथड है क्या इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने का? हर एटम के, हर पार्टिकल के, हर सॉल्यूशन के, हर चीज का अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है। हम उसको थोड़े ना कर सकते हैं किसी के इलेक्ट्रॉनों को स्टोर। ओके और, सर। और उसमें फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बैटरी में स्टोर करने से क्या फर्क पड़ेगा? आप पहली बात तो अगर बैटरी में लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज, इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर हो सकता है बैटरी में जो है पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बैटरी वैसे भी करेगी नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज रहना भी जरूरी है। क्योंकि आपने नेगेटिव नेगेटिव बढ़ा दिया और पॉजिटिव बिल्कुल जीरो कर दिया तो बैटरी काम नहीं करेगी, डिस्चार्ज हो जाएगी वो भी। समझ रहे हैं ना? यस सर।
तो वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वो भी काम ही नहीं करेगी। तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, हम कुछ अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं कुछ भी। सर नॉन मेटल भी जो होते हैं वो भी अब्सॉर्ब तो नॉन करते हैं ना? नहीं, नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल में बच्चों क्या होता है कि नॉन मेटल में एक्चुअली ट्रांजिशन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता है। नॉन मेटल में इतनी पावर नहीं रहती, इसके ऑर्बिटल के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेज दे। समझ रहे हैं? ट्रांजिशन नहीं होता है इनमें। ट्रांजिशन का मतलब सर एक लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना। समझ रहे हैं ना? लोअर ऑर्बिटल से Yes. हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब नहीं जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन नहीं होता है इनमें। और हो गया आयुषी प्रजापति, Yes, sir. हो गया? हो गया क्या? अनीस तू कहाँ है बेटा? आजकल तो तू आ ही नहीं रहा है, क्यों? अनीस कहाँ था आजकल? अनीस, अनीस कहाँ था भाई? अरे चला वीडियो चालू करके सो गया क्या? यार ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। ओके चलो, अब देखो बच्चों, हम कोई भी प्रोसीजर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या उसके जो है हार्ड ड्रॉबैक आएंगे, वो हमें थोड़ी ना पता। इसलिए हम बच्चों ये सब काम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों हम लोग नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यस सर। कोई भी प्रोसीजर, ये तो आपको पता है, मैक्स प्लैंक ने ये प्रैक्टिकल किया था, उसको हम पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? उसको हम पढ़ रहे हैं। दूसरा देखो, इन्होंने कहा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एसोसिएटेड विथ, क्या बोला? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोला इन्होंने फ्रीक्वेंसी की, न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ई इज इक्वल टू, इन्होंने क्या बोला सर? एच इंटू न्यू, वेयर एच का नाम क्या दिया? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻34 सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना सर? इसकी एनर्जी जो होती है, वैल्यू होती है, ये जो प्लैंक कांस्टेंट है ना सर, इसकी वैल्यू जो है 6.6634 भी बोल सकते हैं या 64 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? और इंटू 10⁻34, सॉरी, ठीक है ना? इंटू 10⁻, कितना बोला सर? -34। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -34 इसकी एनर्जी होती है बोला, मतलब इसकी वैल्यू इतनी होती है। और ये वैल्यू बच्चों आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। और -34 इसको जूल सेकंड में बोलते हैं, सेकंड इनवर्स में नहीं, हम इसको जूल सेकंड। हाँ जी सर ऊपर क्या लिखा है वो? एनर्जी ऑफ फोटोन इज एसोसिएटेड, ठीक है ना? एसोसिएटेड होती है तो किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मैंने उसको मैथमेटिक्स वे में लिख दिया है। समझ में आई बात क्या? हाँ सर। तो फिर देखो वो एच कहाँ से? एच कांस्टेंट, ये प्रिपोर्शनैलिटी साइन हट गया तो कांस्टेंट टर्म आ गया ना। हाँ हाँ सर। ठीक है ना? और न्यू क्या है बच्चों? न्यू इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या होती है? ध्यान से सुनिए आप लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की क्या होती है सर? फ्रीक्वेंसी होती है। तो सर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा होता है। तो सर हम यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है ना? तो सर ये क्या हो जाएगा रे बच्चों? ये सर आपके लिए एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आई? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई ये नहीं भूल मत जाना आप, ध्यान। सर एच इज इक्वल्स टू क्या लिखा है आपने? 6 पॉइंट प्लैंक कांस्टेंट है ना। ओके सर। ठीक है ना? प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है ना? ओके, अब एक बात और बताता हूं बच्चों। बेसिकली हमारे पास क्या होता है ना, एनर्जी ऑफ n मोल
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटू h यस इंटू न्यू। तो इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी होती है ना, तो इसको हम लोग कभी कभी एक नाम देते हैं एनर्जी ऑफ वन आइंस्टाइन। सर इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? कभी कभी एनर्जी ऑफ वन आइंस्टाइन भी बोलते हैं, ठीक है ना। वन आइंस्टाइन की एनर्जी भी हम लोग इसके इक्विवेलेंट बोल देते हैं। बात समझ में आई रे बच्चों? बोलो रे। Yes. सर जी सर एच के अलावा कोई और कांस्टेंट ले, जैसे कि के है तो नहीं ले सकते वो? थोड़ा जोर से बोलोगे तभी तो सुनूंगा। सर एच के अलावा कोई और कांस्टेंट ले सकते हैं? नहीं ना, जो प्लैंक ने अगर वो बात बताई तो आप दूसरा कैसे लेंगे? आप खुद ही सोचो। कोई आदमी इतना मेहनत कर रहा है और आप उसकी मेहनत पे पानी फेर दोगी क्या? बताओ यार, आप नहीं फेर सकती हो ना आप पानी? आया समझ में? आया लड़की? ठीक है ना। तो सर ये आपकी ये एनर्जी हो जाए। प्लैंक ने दिया है तो सर प्लैंक कांस्टेंट ही यूज करना पड़ेगा ना। हम अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हैं? आप बताओ बच्चों, आप बताओ। ठीक है ना। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना बच्चों, क्या क्या बोला बेटा? क्या बोला? कुछ कह रहा है अनीश, बोल। अरे कुछ कह रहा था, बोल। सर जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये बेसिकली सोलर सेल में यूज होता है। सोलर सेल में यूज होता है। और मैं एक बात लिख देता हूं, इस इफेक्ट को दिखाने के लिए जो है सीजियम एक सबसे बढ़िया वाला मैटर है, बेटर मेटल है। ये क्यों है बच्चों, हम एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको बताएंगे। फिलहाल आप सर। इसको लिख लीजिएगा। हाँ सर ये पीई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सोलर सेल में बेसिकली दिखता है, दिखने को मिलता है। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये सीजियम मेटल में जो है, सीजियम, सीएस का मतलब सीजियम में वाला मेटल सबसे बढ़िया दिखाता है। ओके सर। ठीक है ना सर, ऐसा इसको ऐसा आप बोलेंगे बच्चे, ठीक है। ओके, अब एक बात बताइए। सर वो अब गुड कंडक्टर मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए ना? हाँ, उसका कुछ और रीजन है ना, उसका रीजन और है बच्चों, वो अभी इस चैप्टर में है ही नहीं ना। उसका कंसेप्ट कुछ और है, उसका कंसेप्ट ही कुछ और है। कोई भी कंडक्टिविटी तब दिखाता है जब उसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। अब लूजली बाउंड होते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है आपको क्या पता? बताओ, आपको पता है क्या? नहीं है ना बेटा। तो इसलिए वो चैप्टर जब पढ़ाएंगे तभी तो पता लगेगा, ठीक है। सुनो सुनो बच्चों। तो सर आपने कहा एनर्जी इज इक्वल टू, आपने क्या बोला, एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ? बोलो रे बच्चों। सपोज मैंने कहा, सपोज E1 एंड E2 किसी दो मेटल 1 और 2 की एनर्जी है, उनके करस्पॉन्डिंग लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है। तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ये कभी कभी आपको बोलेगा तो आप ऐसे इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते। सर आपने सी को भी सी को कहाँ ले गए सर आप? सी की लाइट भी फिक्स होती है ना, कांस्टेंट मान के चलो इसको। सी भी फिक्स होता नहीं होता है, बोल। हाँ सर 3.8 वाला लाइट। तो कभी कभी इस फॉर्मूले से निकालना, कभी कभी बोलेगा नंबर ऑफ फोटोन निकालिए। तो नंबर ऑफ फोटोन आपको कैसे निकालना पड़ेगा बच्चों? एनर्जी अपॉन
एनर्जी से। अब ये एनर्जी आपको गिवन होगी और ये एनर्जी आपको या तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, E इजिकल टू एच न्यू से निकालना पड़ेगा या E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा से निकालना पड़ेगा। तो कभी कभी ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया रे बच्चों? कहीं भी न्यूमेरिकल मिलेगा तो फिर घबराने की बात नहीं है, जो समझा दिया वही बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, आजकल तो आप देख रहे हैं कोई भी पढ़ा दे रहा है उल्टा सीधा, जिसको जो मर्जी आ रही है। कोई लेक्चर नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं, कोई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 4 क्वेश्चन अपनी मर्जी से ला रहे हैं, उनका आंसर करवा दे रहे हैं। 4 क्वेश्चन अपनी मर्जी से ला रहे हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए, 4 क्वेश्चन अपनी मर्जी से ला रहे हैं और उनका आंसर लिख दे रहे हैं वहां पे, और उसके बाद कुछ बच्चों को समझा दे रहे हैं। बाकी बच्चा जब खुद से कर रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्वेश्चन करना है। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है सर। हाँ, तो ध्यान में ये रखना है कि आपको क्वेश्चन क्या, पहले उसके कंसेप्ट तो पता लगे, कौन कौन से फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आपके पास पूछी जा सकती है। मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके पास आए। समझ में आई बात ध्रुवांशी शाह? यस सर। ठीक है, तो सर ये आपको ऐसे ये नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़। नोट क्या करना है ये देख लीजिएगा 1 मिनट के लिए। वैसे तो अभी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगा, तो आपको ये सारे फॉर्मूले लिखने चाहिए। E इजिकल टू एच न्यू वाला ये भी लिख लो, ये सारे अपनी कॉपी में लिखने चाहिए। अभी अभी आपको करना होगा ना क्वेश्चन, लिखोगे क्या? लिख रहे हैं बेटा सब लोग? स्क्रीनशॉट Yes, जो भी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं कर लो भाई, आपका काम है बच्चों। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें आपकी मर्जी है, आप उसके बॉस हो। डन। ओके, 6 बज गया क्या? बहुत समय हो गया यार, मैं तो सोच रहा समय नहीं हुआ ज्यादा। 6 बजे सर। चलो आगे देखते हैं। 1 मिनट बालकों, शुरू करने से पहले चलो रे बालकों शुरू करते हैं, ठीक है ना? ओके, अब सर एक बात बताते हैं। सर एक बात बताइए सर, आप एक बात बताओ सर कि यहाँ पे देखिए, अब एक लाइन लिख रहा हूं मैं। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सर? क्वांटम इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 मिनट है सर, इसको देखने की कोशिश करो सर। देखो रे बालको क्या बोल रहा हूँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक मेटल बताया था, इस मेटल पे आपने ये एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी लगाई है? एच न्यू वाली एनर्जी लगाई है। yes sir. समझ में आ रहा है ना सबको? ध्यान से सुनो। अब देखो ये एनर्जी क्या काम करेगी, पहले तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ेगी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहा हूँ। तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी? बोलो। यस सर। यस सर। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग जो है वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ये टी का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कभी कभी इस नाम से, और इसको मैं कैसे इंडिकेट करता हूँ? W नॉट से। तो इसको क्या बोलता हूँ? वर्क फंक्शन भी बोलता हूँ कभी कभी। सर क्या ये आपने क्या लिखा है ऊपर? डायग्राम किसका है सर? ये मैं समझा रहा हूँ, एक मेटल का है, पहले सुनो। ये जो लाइट टकराएगी ना, तो ये लाइट पहले तो इसको तोड़ेगी, है ना?
तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी है, समझ रहा है? तो सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को W नॉट से इंडिकेट करते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो W नॉट इज इक्वल टू होता है सर H इंटू न्यू नॉट, और वेयर न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा रे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, नहीं होगा? यस यस बहुत ध्यान से देखो है, ठीक है? आप देखो सर, पहले तो ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी, उसके बाद यहाँ से कुछ काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये जो ऊपर से आने वाली एनर्जी है ना E, ये एनर्जी आपके दो टाइप में कन्वर्ट हो रही है, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही या नहीं हो रही, बताओ? यस देख लो Yes. पहले, सब बच्चे देख लो, सब बच्चे देख लो। यस सर। रोनित माइक बंद कर। चलो आया समझ में? मानसरी, मानसरी अच्छा लग रहा है बेटा पढ़ने में? यस सर। मजा आ रहा है क्या? यस सर। मानसरी आप कहाँ की रहने वाली हो? वहीं की हो क्या? आप अहमदाबाद की हो क्या बेसिकली? यस सर। आप मतलब या अहमदाबाद में रहते हो आप, या कहीं बाहर से आए हो आप? सर अहमदाबाद में ही रहते हैं। मतलब वहाँ पहले घर वहीं पे है या कहीं से बसे हुए हो आप? नहीं सर, अहमदाबाद में ही हूँ, मतलब घर भी वही है। ओके चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, सर ये आपका ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी, हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए सर, ये जो थ्रेशोल्ड, ये जो लाइट है ना, ये सर ये दो पार्ट में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ऐसे लिखूंगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट दो पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, पहला काई में, पहला आप बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको आप ई क्या बोल रहे हैं, W नॉट, और प्लस दूसरा क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², है ना? पता है ये? यस सर। सबको पता है ना? ओके। तो सर ये एनर्जी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, ये W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, E की वैल्यू क्या है h न्यू, इजिकल टू W नॉट की वैल्यू क्या है h न्यू नॉट, प्लस ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, h को कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे ही होगा क्या, न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है ना? तो ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने को बोले न्यूमेरिकल में, हो सकता है ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अप्लाई करने को बोले, कुछ भी बोल सकता है बच्चों, मुझे नहीं पता है, मेरा काम है आपको सब बता। तो 1/2 हाफ mv² इजिकल टू क्या हो जाएगा, h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे होगा या नहीं होगा रे, बोले रे बच्चों? या अब आप ये b क्या है, वेयर b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, ठीक है ना? तो v² इज इक्वल टू क्या होगा रे बच्चों, 2 इंटू h, न्यू माइनस न्यू नॉट, और अपॉन क्या हो जाएगा सर, m, और v इज इक्वल टू क्या होगा, ये v है वेलोसिटी, वेलोसिटी है 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन m, और ये काय में आ जाएगा, √² में आ जाएगा। तो ये b 2h कैसे आएगा? ये 2 यहाँ से इधर ले गया ना, तू बायो वाला है क्या? तू बायो वाला है बेटा? नहीं सर। तू तो यार ये मास ऑफ, एक छोटी सी चीज को भी नहीं कर पा रहा है।
क्लियर हुआ? देख लो भाई, इसका इक्वेशन देख लो, इसका छोटा सा एक डेरिवेशन था, देख लीजिएगा, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। खुली किताब आपके सामने है। ओके सर, क्लियर। आया सबको समझ में बाल को? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत है तो पूछिए। ऋतुजा, ऋतु क्या नाम है, ऋतु शाह, क्या कुछ दिक्कत है क्या? No, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देव पटेल आ रहा समझ में? यस सर। जय, जय को भी आ रहा है बेटा समझ में? निधि, निधि क्या नाम है, निधि मुडासा, मजा आ रहा है? Yes, sir. ओके। मानव व्यास, Yes, sir. वेरी गुड। चलो ठीक है ना सर। यहाँ तक आपने बच्चों इसको ऐसे सॉल्व किया है। ये जहां जहां जो जो मैंने ब्रैकेट में रखे हुए हैं ना, तो बच्चों इनका कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंसी होगी, तो इसलिए आपको ये नोट करके रखना है। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी न्यूमेरिकल है, बहुत बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल, मैं यहाँ पे 2-4 न्यूमेरिकल लाया हुआ हूँ। ये तो बड़े आसान आसान भी हैं, लेकिन बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जो आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए सारे न्यूमेरिकल को बढ़िया से सॉल्व करना सीखना है आपको। ओके, इसमें एक चीज लिखनी है, एक मिनट। यहाँ पे एक टर्म है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब आपको ये थोड़ा क्वेश्चन घर पे करना है, कैलकुलेट दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू नॉट एंड डब्ल्यू नॉट। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद द जीरो वेलोसिटीज फ्रॉम मेटल सरफेस। वेलोसिटीज जीरो है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या जीरो हो सकता है, क्यों? और व्हेन एक्सपोज टू द रेडिएशन, है ना, ऑफ वेवलेंथ इतना इतना एंगस्ट्रॉम पे दिया हुआ है, ठीक है ना सर? तो यहाँ से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना। इसका फोटोज देख लिया, एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे कर लोगे? Yes. Yes, ठीक है sir. ना? घर पे करना है, घर पे करना है, घर पे करना है, घर पे करना है। यहाँ पे नहीं सोचना है, आराम से। एक तो ये हो गया, दूसरा फिर दिखा रहा हूँ, कल चेक करूंगा एक एक करके। दूसरा ये वाला सॉल्व करना है, इसका फोटोज स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हैं मैंने रोक के रखा हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो आयुषी। Yes, sir. तीसरा ये वाला करना है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप हैज ए वेवलेंथ x of 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर एंड एनर्जी ऑफ येलो लाइट ऑफ फोटो। बच्चों कल के दिन मैं क्या करूंगा, आप जितना मैंने पढ़ाया है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वेव थ्योरी होगी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. कल तो सैटरडे है ना, कल तो क्लास नहीं होता है यार, होता है क्या? सैटरडे को क्लास होता है क्या? नहीं होता सर है ना? विश्वजीत सर ने कहा है कि नहीं होगा होता तो है। मैसेज कर देंगे आज रात को। बेसिकली तो नहीं होता है शायद ना, Yes, sir. नहीं होता. देख लेना होगा तो ठीक है, नहीं होगा। सर आप क्या बोले सैटरडे को? सैटरडे को तो होता नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ, एक ये क्वेश्चन भी कर लेना, ओके सर। एक ये भी कर लेना, एक ये भी कर लेना। और हाँ, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं सर।
तो ये 5 क्वेश्चन अपने घर में करना सॉल्व। सारा जो भी पढ़ाया है उसको पढ़िएगा। और बच्चों मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में। सर जी सर एक बार वी न्यू और वी नॉट क्या डिनोट करता है, एक बार बताओ ना फिर से। क्या बोला? सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना सर। अरे ठीक है करता हूँ। क्या बोली बेटा ये लड़की? सर न्यू नॉट और न्यू क्या डिनोट करता है, एक बार लिख के बताओ ना इधर। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? ओके सर, यस सर। चलो मिलते हैं बच्चों तब, ठीक है ना?